हेलो गाइस, तो मैं सोफिया आपके लिए एक और नए टॉपिक के साथ में। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स, और थर्मोडायनेमिक्स में हमारा अगला टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हैस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। और जैसे कि हमने प्रीवियस में एंथैल्पी के बारे में डिस्कस किया था कि एंथैल्पी एक तरह का स्टेट फंक्शन होता है। क्लियर? अगर हम बात करें चेंज इन एंथैल्पी की, तो एंथैल्पी कैसा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन है। इसीलिए जो एंथैल्पी में चेंज होगा, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होगा, उसके पाथ से क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। मतलब फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट से जो भी पाथ है उससे एंथैल्पी चेंज क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। या हम ये बोल सकते हैं, क्लियर, कि जो भी एंथैल्पी चेंज हो रही है किसी रिएक्शन में, ठीक है, वो सेम होगी। एंथैल्पी चेंज किसी रिएक्शन में हो रही है वो सेम होगी, चाहे वो एक स्टेप में हो या फिर 2 स्टेप में हो। वो रिएक्शन या फिर एक स्टेप में हो रही हो या 2 स्टेप्स में हो रही हो, लेकिन जो भी एंथैल्पी चेंज हो रहा है उस रिएक्शन का, वो एंथैल्पी चेंज क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, देखिए, इसी को हैस लॉ बोला जाता है। हैस ने ये बोला था कि अगर कोई भी रिएक्शन कई स्टेप्स में की जा रही है, अगर कोई रिएक्शन कई स्टेप में की जा रही है, तो उसकी जो भी स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी रहेगी वो इंटरमीडिएट रिएक्शंस का क्या होगी? सम होगी। क्लियर? इंटरमीडिएट रिएक्शंस का क्या होगी? सम होगी। मतलब जो भी जितनी भी स्टेप्स में रिएक्शंस हो रही हैं, एक रिएक्शन ऐसी है जो डायरेक्टली हो रही है, ठीक है, और वही रिएक्शन कई स्टेप्स में हो रही है। तो जो डायरेक्टली हो रही है रिएक्शन, उसमें जो भी स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी होगा उसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ में? स्टेप वाली जो भी रिएक्शंस हो रही हैं उनकी इंडिविजुअल एंथैल्पी जितनी भी हैं उनको हम सम कर देंगे और उसके साथ में हम उसको निकालते हैं। तो इस तरीके से हमें पता चलती है स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है कि हमने कार्बन को लिया और उसकी रिएक्शन किसके साथ में करवा दी? ऑक्सीजन के साथ में करवा दी। तो क्या बन गया? कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, CO बन गया। क्लियर? अब इसमें हमें एंथैल्पी बताना है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब CO क्या है? CO इज़ द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, CO क्या है? मेजर प्रोडक्ट है। क्लियर? और इस रिएक्शन में CO2 भी हमेशा प्रोड्यूस होगी। क्लियर? तो हम यहाँ पर एंथैल्पी चेंज को क्या नहीं कर सकते हैं? मेज़र नहीं कर सकते डायरेक्टली। क्लियर? अब इसी रिएक्शन से रिलेटेड हम कुछ अलग अलग रिएक्शंस को देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है? सबसे पहले जो C और O2, कार्बन और ऑक्सीजन, इन्होंने आपस में रिएक्शन करी, तो सबसे पहले बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें जो भी एंथैल्पी की रिएक्शन थी वो थी -393.5 kJ मोल इनवर्स। फिर एक और रिएक्शन हमने यहाँ पर लिखी है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ में, तो इससे भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। तो इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ये है। अब हम इन दोनों रिएक्शन को कंबाइन कर लेते हैं। क्लियर है ना? इस तरह से कंबाइन करें कि यहाँ पर हमें 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मिले। क्लियर? ठीक है ना? और इसके अंदर क्या हो रहा है? हीट क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी, रिलीज़ नहीं होगी। इसीलिए हम थोड़ा सा साइन इसमें चेंज कर देंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं, कंबाइन करके अगर रिएक्शन लिखे हैं तो CO2 से क्या बन रहा है? CO प्लस हाफ O2। CO2 से क्या बन रहा है? CO प्लस हाफ O2। हमने इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर दिया है? रिवर्स कर दिया है। जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी ये वाली, इसको हमने रिवर्स कर दिया है। तो जब रिवर्स किया है तो इस रिएक्शन में क्या होगी? हीट एब्जॉर्ब्ड होगी, ना कि रिलीज़ होगी। ऊपर क्या हो रही थी? रिलीज़ हो रही थी, इसलिए माइनस साइन से इंडिकेट किया जा रहा था। लेकिन इसमें क्या होगी? हीट एब्जॉर्ब होगी, इसलिए प्लस साइन से हम इंडिकेट करेंगे, और वो साइन हो जाएगा ΔRH नेगेटिव इज इक्वल्स टू प्लस 283.0 kJ मोल इनवर्स। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 दिया। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड कर देती हूँ। ये इक्वेशन नंबर 1 है मेरी, और ये है मेरी इक्वेशन नंबर 3।
इन दोनों इक्वेशंस को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, तो क्या होगा, C+12O2 गिव्स CO। और अगर मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू निकालूंगी तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूँ तो फर्स्ट इक्वेशन में ये वैल्यू आई थी, और अगर मैं सेकंड इक्वेशन की बात करूँ तो सेकंड इक्वेशन में ये वैल्यू आई थी। तो दोनों को मैंने प्लस कर लिया, तो 110.5 kJ मोल इनवर्स। ठीक है, अगर हम जनरली माने कि ओवरऑल रिएक्शन क्या है, ए से डायरेक्टली बी बन रहा है। जब ए से डायरेक्टली बी बनेगा तो अगर एक रूट की रिएक्शन है तो एंथैल्पी को हम डेल आर एच से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, और डेल आर एच 1, डेल आर एच 2, डेल आर एच 3, है ना। सेम प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर कई पार्ट्स में रिएक्शन हो रही है, तो अलग अलग रिएक्शन की जो एंथैल्पी रहेगी उसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे। और डेल आर एच को हम कैसे निकाल सकते हैं, वो रिएक्शन जितनी भी स्टेप्स में हुई है उन सभी स्टेप्स को हम क्या कर सकते हैं, उन सभी स्टेप्स को हम ऐड कर लें। तो उन सभी स्टेप्स को जब हम ऐड कर लेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। जैसे कि ये डायग्राम आपको दिया हुआ है कि देखिए ए से बी बन रहा है। ये पहला तरीका है कि सिंगल स्टेप में डायरेक्टली ए से क्या बन रहा है, बी बन रहा है। और दूसरा तरीका क्या हुआ, दूसरा तरीका ये हुआ कि ए से पहले सी बना, सी से फिर डी बना और डी से फिर बी बना। तो एक तो डायरेक्ट रिएक्शन है कि डायरेक्टली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिल रहा है, और एक रिएक्शन कैसी है, एक रिएक्शन ऐसी है कि पहले बीच में 2 इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं और फिर बी बन रहा है। मतलब हम पहले ए से सी पे आए, फिर सी से डी पे आए और फिर डी से हम बी पर आए। तो ए से बी जो डायरेक्टली बन रहा है वो पूरी रिएक्शन की टोटल एंथैल्पी होगी, लेकिन उसको हम निकालेंगे कैसे। तो हम क्या करेंगे, जब हम ए से सी बना उसमें जो भी एंथैल्पी रही उसको हमने डेल H1 बोल दिया। फिर सी से जो डी बना उसमें जो भी एंथैल्पी रही उसे हमने डेल H2 बोल दिया। और फिर डी से जो बी बना उसमें जो भी एंथैल्पी रही उसको मैंने डेल H3 बोल दिया। तो ये 3 एंथैल्पी हुई, डेल H1, डेल H2 और डेल H3। तो अगर मुझे ए से बी बनाने के लिए डेल आर एच मतलब पूरी रिएक्शन की एंथैल्पी निकालना है तो मैं क्या करूँगी, डेल H1, डेल H2 और डेल H3 इन तीनों को प्लस कर दूँगी, जैसा कि इस इक्वेशन में बताया गया है। डेल आर एच इज इक्वल्स टू डेल आर H1 प्लस डेल आर H2 प्लस डेल आर H3। ठीक है, तो बस यही था आपका हैस्लो ने क्या बोला था, इफ़ अ रिएक्शन टेक प्लेस इन सेवरल स्टेप्स देन इट्स स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी इज द sum of the standard enthalpies of the intermediate reaction into which the overall reaction may be divided at the same temperature. That's it. तो ये है हमारा हैस लॉ कि जब भी आपको कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज पता करना है तो और अगर वो रिएक्शन कई स्टेप्स में हो रही है तो आप अलग अलग स्टेप्स की जो भी इंडिविजुअल एंथैल्पी चेंज हैं उसको ले लें और उन सभी एंथैल्पी चेंज का जब आप सम कर देंगे तो आपको उस पर्टिकुलर रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज के बारे में पता चल जाएगा। और इस तरीके से आप स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं या फिर पता कर सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ है और ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये था स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हैस लॉ। नेक्स्ट टॉपिक है एंथैल्पीज़ फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अलग अलग टाइप की रिएक्शन के लिए अलग अलग तरह की एंथैल्पीज़ को स्टडी करना है कि अलग अलग टाइप की रिएक्शन के लिए अलग अलग तरह से हम एंथैल्पीज़ को किस तरह से स्टडी करते हैं। सो स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।